राहुल की सिंगिंग बहुत ही नेचुरल है। राहुल के पिछले गीतों की स्टाइल इससे थोड़ी अलग है, लेकिन हाँ, इसमें भी राहुल की स्टाइल की झलक जरूर मिलती है। इस गाने को गाने वाली आवाज बेहद सुरीली है। समय के उतार चढ़ाव से भरे होने के साथ साथ ये गाना प्यार और उदासी से भी भरा है। अगर इसे असल में कहा जाए तो ये जवानी के दिनों की पुरानी यादों को बताता एक गाना है। वहाँ मौजूद सभी ऑडियंस गाने के बोल में डूबी हुई थी। वो आंखें बंद करके सुनते रहे। उनके दिमाग में एक लड़की दिखाई दी, एक लड़की जो उनके दिलों की गहराई में छिपी हुई थी और जिसे किसी ने कभी छुआ नहीं था। उस समय जब वो जवान लड़के नादान थे और वो सपनों की लड़की सच्ची और प्यारी थी, वो एक साथ स्कूल से आते जाते थे, साथ खेलते थे और बातें करते थे। लेकिन वो लड़की उस लड़के के प्यार को नहीं जानती थी और वो ये भी नहीं जानती थी कि वो उस लड़की के ना कहने से डरता था। लेकिन वो अपने प्यार को कबूल करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। जब राहुल गाने के क्लाइमैक्स को गाने लगा तो बहुत ही अलग ढंग से इलेक्ट्रिक गिटार अचानक रुक गया। उस चुभने वाले, दिल को दहला देने वाले पल ने स्टूडियो नंबर 1 में सभी के शरीर में रोंगटे खड़े कर दिए। उनके ख्याल में जो लड़की का किरदार नजर आ रहा था वो इस आवाज से तुरंत बिखर गया। वो समझते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, उनके जवानी के दिन भी बीतते जा रहे हैं। उनके हौसले के दिन कम होते जा रहे हैं। जवानी के दिनों में उनके पूरे शरीर में जो खून खौल उठा था वो धीरे धीरे समय के साथ फीका पड़ गया। अब जब वो सब शांत हो गए तो उन्हें एहसास हुआ कि अतीत में वो लड़की उनके दिल में बसी हुई है और वो चुपचाप इसे अनजाने में भूल गए थे। लेकिन आज राहुल का गाना सुनकर अधिकतर लोगों को उनका वही एक तरफा प्यार याद आने लगा है। नंबर 1 स्टूडियो हॉल बिल्कुल ही शांत था और वहाँ कोई भी ना बोला, ना चिल्लाया और ना ही किसी ने ताली बजाई। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर ली और गाना सुना। अब राहुल ने जवानी की जगह बचपन की बातों पर गाना सुनाया और सारे दर्शकों के बचपन के सपने उनके दिमाग में चमक उठे। नंबर 1 स्टूडियो हॉल में फीमेल्स की आंखों में थोड़े आंसू थे। वो फीमेल्स रोईं क्योंकि राहुल का गाना सुनकर उन्हें अचानक याद आया कि जब वो छोटी थी तो हमेशा एक लड़का होता था जो उनका पीछा करता था, उनकी पोनीटेल खींचता था और अपनी उंगलियों से उन्हें सहलाता था। बस वही लड़का जो उस समय उनके साथ था वो राहुल के गाने में भी है। इस बार न केवल इमोशनल फीमेल ऑडियंस बल्कि नंबर 1 स्टूडियो हॉल में सभी ने दिल से आंसू बहाए, क्योंकि उन्हें अपना वो बचपन याद आ रहा था जो एकदम निडर था, जब उन्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था, एकदम आजाद, अपनी मनमर्जी के, अपनी कल्पना के आसमान पर। लेकिन समाज में कदम रखने के बाद असल वास्तविकता ने उनकी कल्पनाओं को बुरी तरह तोड़ दिया। यहाँ की ऑडियंस सभी वर्गों से, सभी प्रोफेशन से है, जैसे वर्कर या शॉपकीपर या सेवा कर्मी या कंपनी के एम्प्लॉय। क्या वो बचपन से ही ये काम करना चाहते थे? क्या उन्होंने कभी सपने नहीं देखे? क्या वो अपने दिलों में छिपे सपनों को और उन लोगों को भूल गए हैं जिन्हें वो कभी दिल से प्यार करते थे? उन्हें लगता है कि अब उनमें पहले जैसा जोश नहीं रहा। क्या सालों की मेहनत ने अतीत की सभी यादों को मिटा दिया है? हर कोई धीरे धीरे रो रहा था। इस उदास गाने से और राहुल की कोमल आवाज से सब भावुक हो गए। गाना जारी रहा। राहुल पूरी तरह से नशे में था, गाने के नशे में, भावनाओं के नशे में, दफन यादों के नशे में। अपने पिछले जन्म में उसने जिस तरह के सपने देखे थे वो कितने मुश्किल थे। बचपन में स्कूल छोड़ दिया, आर्ट सीखने के लिए एक टीचर के घर पर साफ सफाई की, नौकरी की, सड़क पर गाना गाया, एक बार में रहा, कदम दर कदम अकेले रहा। लेकिन उसने कभी भी अपना सपना नहीं छोड़ा, जबकि उसका चुना हुआ ये रास्ता काफी कठिन था और दूसरों ने उसका मजाक भी उड़ाया था। फिर भी वो आखिर में सफल हुआ। इस जीवन में सोना और मिली राहुल के पिछले जन्म के परिवार के प्यार की कमी को पूरा कर रहे हैं। राहुल ज्यादातर लोगों में से ज्यादा किस्मत वाला है। उसके पास कोई है जिसे वो प्यार करता है और कोई है जो उससे प्यार करता है। अपने सपनों का पीछा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखें और उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपसे दूर रहने का सोचकर भी डर जाते हैं। गाने के आखिर में राहुल का चेहरा भी आंसुओं से भरा हुआ था। चुपचाप रोने का गम हमेशा दिल को चीर देने वाले गम से ज्यादा गहरा होता है। चैनल नंबर 1 स्टूडियो हॉल बहुत शांत था। हर कोई अभी भी गाने में डूबा हुआ था और खुद को उस गाने से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। लगभग सभी के चेहरे पर आंसू और नमी थे। आंसू पोंछते हुए राहुल ने पूरे स्टूडियो हॉल नंबर 1 को देखा, कुछ देर सोचा और माइक्रोफोन में कहा, सपने टाइम के साथ कभी भी फीके नहीं पड़ते, बल्कि ज्यादा कीमती हो जाते हैं। तालियां। पूरा स्टूडियो तालियों से भर जाता है। जब राहुल ने बोलना खत्म किया
तो ऑडियंस, जजेस, मेंटर्स और यहाँ तक कि नंबर 1 स्टूडियो हॉल के कर्मचारी भी होश में आ गए। इसके तुरंत बाद स्टूडियो के हर कोने से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। पूरी लगभग 500 ऑडियंस और जजेस सभी खड़े हुए और सभी ने गायक राहुल के लिए दिल से तालियां बजाईं, क्योंकि उसने उसकी परफॉर्मेंस और गाने के लिरिक्स से उन्हें चौंका दिया था। थैंक यू। राहुल ने झुककर वहां मौजूद सभी ऑडियंस को धन्यवाद दिया। ऑडियंस ने खुशी जताई। वाह, ये बहुत अच्छा है। मुझे सच में ये गाना अच्छा लगा। राहुल कितना शानदार है। उसका गाना सुनकर मेरा सारा मेकअप धुल गया रो रो कर। मेरा बचपन का दोस्त, क्या वो मुझे अब भी याद करता होगा? इतने साल हो गए, मुझे नहीं पता कि वो अच्छी है या नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने पहले ही उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं कह दी। ऑडियंस बहुत इमोशनल है। उन्हें राहुल, उसके गाने, उसकी सिंगिंग, उसके बारे में सब कुछ पसंद है। ऑडियंस की तालियों के धीरे धीरे शांत होने के बाद अहम जोशी की आवाज सुनाई दी। राहुल, प्लीज अब आप उधर चले जाएं और नेक्स्ट कंटेस्टेंट को यहाँ पर आने दें। राहुल ने ऑडियंस का अभिवादन किया। वो मुड़ा और मंच के कोने की ओर जाकर खड़ा हो गया। मैं अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाता हूँ, जिनके गाने का नाम है लुक एट यू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आगे बढ़ा और मंच के बीच में चला गया। फिर म्यूजिक बजाया गया और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ने खुद को इसमें डुबा दिया। असल में राहुल के गाने को सुनने के बाद नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ने अपने मन में पहले ही जान लिया था कि वो ऐसा गाना नहीं गा सकता है। गीत लुक एट यू एक क्लासिक भारतीय गाना है। कई बड़े नामी सिंगर्स ने इसे गाया है। सामान्यतः इस लड़के का गाना भी बहुत गहरा और पूरी तरह से बेहतर है, लेकिन राहुल के गाने की तुलना में ये सच में कुछ भी नहीं है। नंबर 1 स्टूडियो हॉल के मंच पर खड़े होकर उस पार्टिसिपेंट ने गाने के आखिरी सेगमेंट के ऊंचे स्वर लगाए और आखिर में अपना गाना पूरा किया। स्टूडियो में ऑडियंस ने तालियां बजाईं और उसका हौसला बढ़ाया। वाह, आपकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी है। हालांकि इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। हालांकि उसने लुक एट यू गाने को पूरे अच्छे तरह से निभाया, फिर भी ऑडियंस ने राहुल के गाने को ही ज्यादा पसंद किया। गाने को खत्म करने के बाद उसने ऑडियंस और ज्यूरी को प्रणाम किया। उनकी तालियों के लिए उनका थैंक्स किया। थैंक यू दोस्त। अहम जोशी ने राहुल को मंच के बीच में इनवाइट किया। अरमान सर, आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो यार अहम, हर किसी की अपनी अपनी खूबियां होती हैं। अरमान ने अपने हाथों को एक साथ रगड़ा और धीरे से मुस्कुराया। सच में ये कहना मुश्किल है कि कौन अच्छा गा सकता है और कौन नहीं। राहुल का गाना कॉम्पोजिशन और सिंगिंग के मामले में बिल्कुल अलग है। उसे एक नेचुरल गायक गीतकार कहा जा सकता है। वहीं ये हर गाने को बहुत डेडिकेटेड रूप से गाता है। लेकिन मैं फिर भी राहुल के साथ जाना चाहूंगा। कोकिला मैडम, अहम जोशी ने अपना इशारा दूसरे मेंटर की ओर कर दिया। मेरे लिए ये बहुत आसान है, कोकिला ने कहा। इसने ईमानदार होने के लिए इमोशंस का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। राहुल के लिए मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि उसके गानों को सुनना एक तरह का मजा है, एक अलग तरह का स्पिरिचुअल आनंद है। हाँ, मैं खुद भी रोने लगा था, निखिल ने सिर हिलाया। और जब राहुल ने गाया तो मैंने चुपके से ऑडियंस और जजों को देखा। हर कोई रोया। उसका गाना सच में क्लासिक है। धन्यवाद। आपकी तारीफ के लिए आप सभी का थैंक यू। राहुल ने सिर हिलाया। ऑडियंस में बैठे हमारे म्यूजिक की हस्तियों, आपकी क्या राय है? पहली लाइन में बैठे संगीत निर्माता राधु सिंह ने तुरंत माइक्रोफोन उठाया और कहा, राहुल, मुझे सच में आपका गाना पसंद है, चाहे वो शब्द, संगीत या आवाज हो। आप बस एक बेहतरीन गायक हैं। कमेंट करने वाले हर जज ने दोनों की प्रशंसा की और कुछ ने यह भी कहा कि वो अपनी मीडिया कंपनी में एक बेहतर म्यूजिक एडवाइजर के रूप में राहुल को इनवाइट करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। बेशक इस पार्टिसिपेंट को भी कई लोगों ने पसंद किया। आखिरकार जो न्यू वॉइस मेंटर टीम के टॉप 9 में एंटर कर सकते हैं, उनके पास भी बहुत अच्छा टैलेंट होगा ही। ठीक है, अब वोट देने का वक्त है। अहम जोशी ने जूरी की ओर रुख किया। ब्लू का मतलब अरमान सर की टीम का साथ देना है और लाल का मतलब कुमार सर की टीम का साथ देना है। सो प्लीज वोट करें। पहली लाइन में 5 लोग, 3 अरमान की टीम चुनते हैं और 2 कुमार की टीम चुनते हैं। अहम जोशी ने वोट की गिनती शुरू की, लेकिन पहली लाइन में 5 लोगों की पसंद को देखकर न केवल अहम जोशी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, बल्कि मेंटर सीट में 4 मेंटर और ऑडियंस भी दंग रह गई। मंच पर राहुल हैरान नहीं था। आखिरकार लोगों की पसंद और नापसंद का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कुछ लोग उसके गाने पसंद करते हैं तो कुछ लोग उसके गानों से नफरत करते हैं। दूसरी ओर वो पार्टिसिपेंट उलझन में दिखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे भी लोगों का वोट मिल सकता है। दूसरी लाइन के सभी लोग प्लीज वोट करें। दूसरी लाइन के लोगों ने अपने हाथों में साइन उठाए, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इन लोगों के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन है। कुछ लोग
बिना किसी हिचकिचाहट के वोट कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग काफी ज्यादा उलझन के साथ। दूसरी लाइन में 9 लोगों को वोटिंग का मौका मिला है। 5 लोग कुमार सर की टीम का साथ देते हैं और 4 लोग अरमान सर की टीम का साथ देते हैं। अहम जोशी की आवाज हैरानी से भरी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतने सारे लोगों ने उस नए लड़के को वोट क्यों दिया। कोई भी समझदार इंसान ये समझ सकता है कि इस लड़के का गाना सच में अच्छा है, लेकिन राहुल के मुकाबले में उसके पास अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। इस तरह के वोट को केवल ये कहा जा सकता है कि सबके अपने अपने स्वाद होते हैं। मंच पर राहुल ने भौहें चढ़ाई और वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो केवल ये कहकर खुद को तसल्ली दे रहा था कि उनका पर्सनल टेस्ट अलग था। उस लड़के को भी एहसास हुआ कि ये वोटिंग थोड़ी अलग हो रही है। वो जानता था कि कौन बेहतर गा सकता है, वो या राहुल। ये क्या सिचुएशन है? उन्होंने इस नौसिखी को क्यों चुना? क्या बकवास है, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है ना? इन बेवकूफों का टेस्ट सच में अजीब है। कोई मूर्ख ही होगा जो राहुल को वोट नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है? राहुल को वोट कम क्यों मिल रहे हैं? क्या ये राहुल की पहली हार साबित होगी? इस कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ऑडियंस ने चुपचाप आपस में बात करना शुरू कर दिया और हर कोई ये बता सकता था कि राहुल साफ तौर पर गाने में कुमार की टीम के पार्टिसिपेंट से बेहतर था और जजेस के वोट से ये पता लगने ही वाला था कि कौन बेहतर है। सबको उम्मीद तो यही है कि ऑडियंस भी वोट करके सही दावेदार को ही चुनेगी। ये बात भी सही है कि कुछ लोग कुमार की टीम के लड़के को पसंद करते हैं तो कुछ लोग राहुल को पसंद करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार राहुल की किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। इस बार ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कुमार की टीम के लड़के को पसंद कर रहे थे। अहम जोशी भी हैरान लग रहा था, लेकिन उसने इसे अपनी आवाज में बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। वो अभी भी बहुत शांत था। कुछ लोग कुमार सर का साथ दे रहे हैं तो कुछ लोग अरमान सर का साथ दे रहे हैं। ऑडियंस में बैठे वो 51 लोग जो कि म्यूजिक के जानकार थे और जिन्हें वोट करने के लिए कहा गया था, उन्होंने जल्द ही अपनी वोटिंग खत्म कर दी। 2 लोगों के मुकाबले में हर लाइन में वोटों की संख्या कभी किसी के लिए कम तो कभी किसी के लिए ज्यादा होती है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सामने तो कुमार की टीम के पार्टिसिपेंट का साथ दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ पीछे राहुल का साथ दे रहे हैं। आखिर में अरमान सर की टीम के पार्टिसिपेंट को मिले हैं 26 वोट और कुमार सर की टीम के बंदे को मिले हैं 25 वोट। महज 1 वोट से राहुल जीत गया। आइए राहुल को एक साथ बधाई दें। अहम जोशी ने आखिरी स्कोर पढ़ा। नहीं, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। राहुल इतना अच्छा गाता है, वो सिर्फ 1 वोट से कैसे जीत सकता है? ये म्यूजिक के जानकार बनके जो बैठे हैं, क्या आप हमें जवाब दे सकते हैं? क्या ये लड़का सच में राहुल जैसा गाता है क्या? ये सही है, राहुल इतना बेहतर है, वो इस लड़के से इतनी मामूली जीत कैसे ले सकता है? आप लोगों के कानों में कुछ तो गड़बड़ है। जाहिर तौर पर अहम की बोली गई बात ने ऑडियंस को खुश नहीं किया। जब पहली 2 लाइन के एक्सपर्ट्स ने वोट किया था, तभी ऑडियंस के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई थी और रिजल्ट सुनने के बाद तो ये सभी आवाजें एक साथ हो गईं। स्टूडियो की सभी ऑडियंस ने हाथ उठाया और चिल्लाया, हमें जवाब दो। क्या आप सब बहरे हो? क्या आप ये नहीं बता सकते कि किसका गाना अच्छा है और किसका बुरा? प्रोग्राम ग्रुप, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन एक्सपर्ट्स को बदल दिया जाए। क्या बेकार एक्सपर्ट्स हैं? इससे अच्छा तो हमें वोट करने का अधिकार दो। ऑडियंस उत्साहित दिखी और कुछ लोग तो अपनी सीट से उठ खड़े हुए और जजेस और एक्सपर्ट्स की सीट्स की ओर चल पड़े। उनके इस भयानक रूप को देखते हुए ये साफ था कि वो इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देना चाहते थे। बचाओ बचाओ, ऊपर जाओ और इसे कंट्रोल करो। पीछे छिपे हुए शो के चीफ डायरेक्टर अनिल कुमार इस सीन को देखकर चौंक गए और जल्दी से चैनल के सभी सिक्योरिटीज को माहौल संभालने के लिए बुलाया। लेकिन नंबर 1 स्टूडियो हॉल में केवल 1 दर्जन या इतने ही सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन सामने पूरी जनता है। इतनी कम सिक्योरिटी सच में बेकार है। वहीं मेंटर्स की सीट पर चारों मेंटर्स के चेहरे भी काफी डरे हुए थे। प्रोफेशनल म्यूजिक के एक्सपर्ट्स की इस हरकत से सब उन्हें कोसने लगे थे। आम ऑडियंस भी ये देख सकती है कि इस वोटिंग में कोई बहुत बड़ा घपला हुआ है। ऐसे कैसे अपने आप को एक्सपर्ट्स कहने वाले 25 लोगों ने उस नए लड़के को वोट दिया? कुमार भाई, निखिल ने बड़ी शांति से और बहुत सरलता से कुमार से सवाल पूछा। अगर आपको चुनने का मौका मिलता तो आप किसे चुनते? अपनी टीम के पार्टिसिपेंट को या राहुल को? कोकिला ने कुमार को घूरते हुए कहा। निखिल, ये बकवास सवाल क्यों पूछ रहे हो तुम? ऑफ कोर्स ये राहुल को ही चुनेंगे, भले ही वो लड़का इनकी टीम का हो। राहुल सच में अच्छा गाता है। अगर वो नहीं जीतता है तो कौन जीतेगा? मैं भी हैरान हूँ। कुमार ने सभी को एक सही ढंग से जवाब दिया।
एक्सपर्ट्स में बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, लेकिन उन सभी ने राहुल को वोट नहीं दिया है। हो सकता है कि उनकी पसंद अलग हो। मुझे भी लगता है कि राहुल को जीतना चाहिए, अरमान ने कहा। मेरे लिए राहुल एक म्यूजिक का जीनियस है। आप उस लड़के को तो छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ कि अगर हम उसके साथ कंपटीशन में जाएं, तो राहुल से हमारा भी जीतना बहुत मुश्किल होगा। मैं उनसे बाद में पूछूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे कुछ दोस्त मुझे इसका जवाब जरूर देंगे। यहाँ बोलते हुए कुमार पहले हंसा और फिर उसने कहा, मैं राहुल की ऐसी बेइज्जती नहीं होने दे सकता। मैं उसे मेरे लिए 2 गाने बनाने के लिए ऑफर दूंगा। अरे नहीं कुमार भाई, अभी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये राउंड जीता तो राहुल ही है ना? अरमान ने पलक झपकाते हुए कहा। हाँ, अब ये सब छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बस अब सिक्योरिटी ऑडियंस को संभाल ले। एक्सपर्ट्स के ऐसे भेदभाव ने ऑडियंस को नाराज कर दिया। ऑडियंस इस बात का विरोध करते करते स्टेज तक आ गई। तभी अनिल कुमार की बुलाई हुई सिक्योरिटी स्टेज पर आ गई और उन्हें स्टेज पर चढ़ने से रोक दिया। अनिल कुमार खुद दौड़कर स्टेज पर आए और उन्होंने अहम जोशी के हाथ से माइक खींच लिया और बोले, कृपया आप सब शांति बनाए रखें और शांति से शो को चलने दें, नहीं तो हमें मजबूरन सभी को बाहर निकालना होगा। प्लीज बिहेव करें और शांति बनाए रखें। अनिल कुमार की अपील काम कर गई। निकाले जाने की धमकी की वजह से सब लोग वापस अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठने लगे। स्टूडियो में शांति फिर से लौटने लगी। राहुल चुपचाप खड़ा होकर यह सारा तमाशा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये तो होना ही था। बैक स्टेज प्राइवेट लाउंज। ये सारा तमाशा देखकर सोना घबराने लगी थी। उसने मिली को कस के पकड़ रखा था। मम्मा, पापा को तो कुछ नहीं होगा ना? मिली भी थोड़ी घबराई हुई थी, पर उसने सोना को ऐसे देख मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, आपके पापा तो हीरो हैं, उन्हें कुछ कैसे हो सकता है? पर फिर भी ये लोग कुछ करेंगे तो नहीं ना? सोना को अपने पापा की इतनी चिंता करते देख मिली को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे इस बात की तसल्ली हो रही थी कि आखिर सोना और राहुल एक हो ही गए। मिली और सोना सोफे पर बैठे थे। सोना अभी भी मिली के गले लगी हुई थी, लेकिन अब मिली का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वैसे मम्मा, इन लोगों ने पापा को वोट क्यों नहीं दिया? सोना ने अपना सिर झुका लिया। वो समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि वो बुरे लोग हैं बेटा, मिली ने कहा। वो सभी बुरे लोग हैं। मिली असल में शुरुआत में बहुत हैरान थी। क्यों ही कोई उस नए लड़के को वोट देगा, जबकि वो उतना अच्छा भी नहीं था। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने सालों के बाद उसने ये बात तो समझ ही ली थी कि राजनीति कला में भी है। बुरे लोग, सभी बुरे लोग, सोना ने कहा। मम्मा चलो पुलिस अंकल के पास चलते हैं और पुलिस अंकल को इन सभी लोगों को गिरफ्तार करने को कहते हैं। छोटी बच्ची की नजर में बदमाशों को पुलिस अंकल के साथ भेज देना चाहिए। मिली, जो असल में गुस्से में थी, सोना की बातों को सुनकर अचानक खुश हो गई। मिली मन ही मन सोचने लगी, इसमें नाराज होने की क्या बात है? राहुल पक्का ही इसका ख्याल रखेगा, इसीलिए खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सोचने के बाद मिली ने मुस्कान के साथ सोना के सिर को छुआ और कहा, सोना सही है, जब शो खत्म हो जाएगा तो पुलिस अंकल से उन सभी को ले जाने के लिए कहेंगे। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जीतने वाले तो पापा ही हैं। सोना बहुत खुश थी, क्योंकि उसे राहुल से पूरी उम्मीद थी। तभी मिली का सेलफोन बज उठा और जब उसने उसे उठाया तो उसने देखा कि उस पर रितु का फोन आ रहा था। उसने फोन उठाया। अरे रितु, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। मिली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज रात होटल वापस नहीं आऊंगी। कल हमारा शूट अक्स बीच पर होने वाला है, इसीलिए मैं कल सोना के साथ जाना चाहती हूँ, ताकि हम दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। हाँ, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और बात करनी थी, रितु ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। हाँ, बताओ ना, क्या हुआ? मिली ने पूछा। रितु की आवाज थोड़ी उदास थी। मिली, मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम नाराज मत होना और चिंता भी मत करना। मिली एक पल के लिए अवाक रह गई और उसने असमंजस में पूछा, क्यों, क्या हुआ, बताओ। तो बात यह है कि, रितु ने कहना शुरू किया, कामाक्षी सक्सेना नाम की एक औरत ने इंटरनेट पर यह दावा किया है कि वो सोना की असली मां है, और साथ ही उसने बहुत सारे सबूत भी दिखाए हैं, जिसमें कहा गया है कि राहुल ने सोना को उससे छीनने के लिए और दूर करने के लिए बेशर्मी से बहुत कुछ गलत किया है। उसने वीवो पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ये सब दावा किया गया है। क्या? मिली ने अचानक अपनी आवाज ऊंची की। रितु, क्या उसने कहा कि उसका नाम कामाक्षी सक्सेना है? हाँ, रितु ने कहा। क्यों, तुम उसे जानती हो? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। मिली की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों से गुस्से के मारे आग की लपटें निकलने लगे। न केवल मैं उसे जानती हूँ, बल्कि हम दोनों कॉलेज के टाइम से
एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त भी थे। ऋतु चौंक गई और उसने झट से पूछा, तो शायद उसे नहीं पता होगा कि सोना की माँ तुम हो। मिली अब फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में टॉप की स्टार है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उन सभी बड़े नामों के मुकाबले में मिली की अपनी एक अलग ही पहचान है। लेकिन अगर मिली की पहचान सोना की माँ के रूप में सामने आ जाती है तो ये न केवल मिली के करियर को अफेक्ट करेगा बल्कि राहुल के करियर को भी काफी नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, मिली ने सोच समझकर कहा, तुम्हारे और रोहिणी के अलावा मेरे और सोना के बीच माँ बेटी के रिश्ते के बारे में केवल न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के मिस्टर पलाश ही जानते हैं और कोई नहीं। ऋतु की समझ में नहीं आया, फिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे? ये कामाक्षी सक्सेना यूनिवर्सिटी में मेरी क्लासमेट थी और वो भी उसी हॉस्टल में थी जिसमें मैं थी। यहाँ तक कि हम एक साथ ही छात्र संघ में भी शामिल हुए थे। मिली ने समझाया, बात यह है कि मैं चेयरमैन थी और वो वाइस चेयरमैन थी। हम हर काम साथ ही करते थे, लेकिन फिर अचानक वो बदलने लगी। उसका बर्ताव मेरी तरफ काफी बदल गया। मेरी उसकी बहस होने लगी। वो वाइस चेयरमैन होने के बाद भी चेयरमैन जैसा बर्ताव करती थी। बहुत से लोगों ने मुझे उसकी कंप्लेन की। मैंने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर फिर एक दिन हद हो गई। उसने मेरे बिना पूछे हॉस्टल का एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया, जिसका हम सबको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। बस इसी बात पर हमारी बहस हुई और रिश्ता टूट गया। मैं इतनी ज्यादा उदास हो गई थी कि मैंने चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया और उसे चेयरमैन बना दिया और मैंने उस हॉस्टल से शिफ्ट कर लिया। मिली की आंखें नम थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे तुम मिल गई और तुमने मेरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पैर जमाने में हेल्प की। जैसे ही मैं अपना ध्यान इस इंडस्ट्री के कामों में देने लगी तो मेरा और कामाक्षी का कांटेक्ट पूरा ही टूट गया। अच्छा, ये बात है, ऋतु ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार वो तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना छीनने आई है। हर बार मैंने जानबूझकर उसे जाने दिया, लेकिन इस बार उसने बहुत ज्यादा कर दिया है। मिली का चेहरा थोड़ा ठंडा था। सोना उसकी जान है, कोई उसे छू नहीं सकता, कोई उसे उससे दूर नहीं कर सकता। तुम क्या करने का सोच रही हो? ऋतु ने मिली की हालत को समझा। इस मामले में आगे आना मेरे लिए सही नहीं है। राहुल की आज की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद उससे बात करके कुछ समझती हूँ। वैसे मिली सुबह से ही गुस्से में थी, लेकिन वो सच में इस मामले को लेकर सामने नहीं आ सकती थी। अब आगे मिली क्या करेगी? क्या वो अपना सच सामने लाएगी? राहुल इन सब बातों को कैसे लेगा? इस कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिली और ऋतु अभी भी आपस में बात कर रहे थे। मिली घबरा तो जरूर गई थी, लेकिन वो वाकई में हिम्मत वाली भी है। अच्छा, एक और बात, ऋतु ने फिर कहा, टीवीलॉजी ने एक ऑफिशियल घोषणा की है। टीवीलॉजी प्लेटफॉर्म पर से राहुल के सभी गाने हटा दिए जाएंगे जिसके कॉपीराइट राहुल के हैं। क्या टीवीलॉजी पागल हो गया है? मिली ने सोचा। राहुल की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। भले ही राहुल फ्यूचर में टीवीलॉजी पर अपना कोई गाना रिलीज ना करे, लेकिन वो इन गानों को अभी भी अपने प्लेटफॉर्म पर रखकर काफी कमाई कर सकता है। पागल है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं केवल इतना जानती हूँ कि कामाक्षी सक्सेना की घटना का टीवीलॉजी से जरूर कुछ ना कुछ लेना देना तो है। ऋतु ने अच्छे से सोचा और कहा, ये नामुमकिन है कि कामाक्षी सक्सेना ने वीडियो अपलोड किया और फिर टीवीलॉजी ने राहुल के गाने को हटाने का फैसला किया। क्या उन्हें पहले इस मामले में सच की जांच नहीं करनी चाहिए थी? मैं तुम्हें बता दूं, ये सब बस राहुल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गाने हटा देना तो बस एक छोटी सी चाल है। छोड़ो यार, अभी आज बहुत कुछ हुआ है, मैं अभी अकेले इतना नहीं सोचना चाहती। मिली को थोड़ा सा सिरदर्द महसूस हुआ। बहुत कुछ हुआ है? ऋतु का लहजा थोड़ा अजीब हो गया। और क्या हुआ है? मैं अभी फोन पर यह सब कुछ अच्छे से नहीं समझा सकती। ये कैसा रहेगा ऋतु? मिली ने कहा, तुम उस होटल से चेकआउट कर लो और मैं तुम्हारे लिए हमारी वेकेशन होटल में कमरा बुक कर देती हूँ। ठीक है। ऋतु ने कुछ देर सोचा और सहमत हो गई। चलो तो फिर शाम को मिलते हैं और अच्छे से बात करते हैं। जवाब देकर मिली ने फोन रख दिया। मम्मा, क्या आप ऋतु मासी से बात कर रहे हैं? सोना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और मिली को देखा। मिली ने छोटी सी बच्ची के प्यारे से चेहरे पर चुटकी ली और पूछा, क्या आपको खुशी होगी अगर आपकी ऋतु मासी और रोहिणी आंटी आज रात हमारे होटल में रुके तो? सच में? सोना ने उत्साह से मिली की बाहों से छलांग लगा दी। सोना बहुत खुश है। पिछली बार ऋतु मासी ने मुझसे वादा किया था।
स्टूडियो नंबर 1 सेंटर स्टेज पर। अहम जोशी इस घटना से उबर नहीं पा रहा है। गुस्सैल ऑडियंस का सामना करते हुए उसके कानों में सिर्फ ऑडियंस के यही शब्द बज रहे थे, हमें जवाब दो, हमें जवाब दो। इन सब घटनाओं की वजह से अहम जोशी बहुत थका हुआ महसूस करता है। अहम अहम स्टेज को वापस संभालो। हेडसेट से चीफ डायरेक्टर अनिल कुमार की आवाज आई। अहम जोशी का चेहरा काला पड़ गया। 30 से ज्यादा गुस्सैल ऑडियंस को अपने सामने देखकर उसे रोने का मन हुआ। उसकी हालत खराब थी। वो 20 से ज्यादा सालों से इस एंकरिंग के बिजनेस में है, लेकिन उसने कभी भी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया है। आप सभी लोग प्लीज शांत हो जाएं और मेरी बात सुनें। तभी सिचुएशन ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख राहुल जोर से बोल पड़ा। उसने ऑडियंस की ओर शांति से देखा और कहा, अगर किसी को गाना पसंद है तो कोई और उसे नापसंद भी करेगा। हम हर किसी को मेरा गाना पसंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये कहते हुए राहुल की आंखें एक एक करके एक्सपर्ट्स के चेहरों पर चली गईं। मैं सच में आशा करता हूं कि अगले राउंड में हमारी टीम के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं भी ध्यान दूंगा कि अगले राउंड में मैं अपने सभी फैंस को निराश नहीं होने दूंगा। बहुत खूब। इस वक्त स्टार पावर की वाकई जरूरत थी। राहुल के शब्दों पर सभी ने तुरंत रिएक्ट किया। सभी ऑडियंस 1 मिनट के लिए शांत हो गई और फिर स्टूडियो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ऑडियंस ने अपने हाथों को लहराया और सभी मुस्कुराने लगे और फिर जोर से चिल्लाए, राहुल हम तुम पर विश्वास करते हैं। एक ने आगे आकर कहा। उससे में दूसरे ने फिर से धमकी भरे अंदाज में कहा, इन एक्सपर्ट्स के पास अच्छी चीज देखने के लिए आंखें नहीं हैं, शायद ये अंधे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सभी राहुल के सच्चे फैंस थे, वरना वो इतना गुस्सा नहीं होते। दोस्तों थैंक यू। राहुल ने ऑडियंस को थोड़ा शांत किया और फिर मजाक में कहा, प्लीज शांत रहें मेरे दोस्तों। ऐसे मैं आपको याद दिला दूं कि आप सभी ने इस स्टूडियो में आकर ये शो देखने के लिए टिकट पैसे देकर खरीदी है, तो हम अब शो को आगे बढ़ने देते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आप लोग अपने पैसे बर्बाद होने देना चाहेंगे, है ना? ऑडियंस जोर जोर से हंसने लग जाती है। तुम सही कह रहे हो राहुल, हम पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। चलो चलो जल्दी वापस चलो और सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ और शो देखना जारी रखो। सभी ऑडियंस ने दिल से मजाक उड़ाया और जजेस पैनल के सामने चलने वाले लोग भी अपनी अपनी सीटों पर लौट आए। ये सब होने की वजह से जिन एक्सपर्ट्स ने राहुल को वोट नहीं दिया था, वो सभी घबरा गए थे। वो सभी इतने ज्यादा घबरा गए थे कि उनकी शक्लें पीली पड़ गई थी और उनके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। ये एक्सपर्ट्स अब बेहद पछता रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि आखिर कौन सी मनहूस घड़ी में उन्होंने राहुल के साथ ऐसा करने के बारे में सोचा और ऐसा करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने अभी अभी जो किया, राहुल ने उनकी वोटिंग का बुरा नहीं माना, और तो और उन्हें ऑडियंस से बचाकर उनकी मदद भी की। वो सच में अब उसके इस उपकार के कर्जदार हैं। अहम जी, अब आप वापस शो को शुरू कर सकते हैं। जजेस की तरफ देखने के बजाय राहुल अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सीधे मंच के बीचों बीच वापस लौट आया। ठीक है ऑडियंस, मेरा मतलब है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अहम जोशी ने ऑडियंस के प्रति आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे शांत होने वाली ऑडियंस को देखा और कहा, मेंटर टीम लड़ाई के इस राउंड में अरमान सर की टीम जीत गई है। अब हम राहुल को नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए हमारे पाथ ऑफ ग्लोरी वाले रास्ते से जाने को कहेंगे। राहुल ने ऑडियंस की तरफ हाथ हिलाया और बाईं ओर पाथ ऑफ ग्लोरी की ओर चल पड़ा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हर मेंटर टीम में बचे पार्टिसिपेंट्स की संख्या पर एक नजर डालते हैं। अहम जोशी ने अपनी एंकरिंग को फिर से शुरू किया। कुमार सर की मेंटर टीम में 8 पार्टिसिपेंट बचे हैं। निखिल सर की मेंटर टीम में 9 पार्टिसिपेंट्स हैं। कोकिला देवी की मेंटर टीम में 8 पार्टिसिपेंट्स हैं और अरमान सर की टीम में 9 पार्टिसिपेंट्स हैं। ऑडियंस ने बड़ी स्क्रीन पर नंबर्स को स्क्रॉल करते हुए देखा और साथ में तालियां भी बजाईं। अहम जोशी हैरान नहीं था। अभी अभी के नाटक के बाद इसमें कोई हैरानी नहीं है कि ऑडियंस इतनी खुश है। अगला राउंड मेंटर टीम बैटल होगा। इसमें टीम्स आपस में भिड़ेंगी। मिस्टर अरमान की टीम कोकिला देवी की टीम से भिड़ेगी। वो एक्सपर्ट्स सिर्फ सिर झुकाकर बैठे थे, क्योंकि अरमान की ही टीम फिर से आ रही थी, मतलब राहुल फिर आएगा। मेंटर की सीट पर अरमान और कोकिला ने बिना किसी परेशानी के एक दूसरे को देखा और अपने अपने खिलाड़ियों के नाम सामने रखे। अरमान को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने राहुल को ही चुना और कोकिला देवी ने अखिल को चुना। अखिल, वही ऑरेंज लाइट मीडिया वाला अखिल। पता नहीं कोकिला देवी क्या सोच रही हैं। वो पहले ही जानती थी कि राहुल तो पक्का ही अगले राउंड में भेजा जाएगा।
लेकिन टीम कोकिला देवी में अखिल सबसे बेहतर गायकों में से एक है। अगर राहुल उसे अभी इसी राउंड में हरा देता है तो उनकी टीम को अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। कोकिला मैडम, आपने आखिर अखिल को ही क्यों चुना? अहम जोशी ने भी सोचा कि ये उनकी टीम के लिए खतरा है। ठीक है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अखिल हमारी टीम का तुरुप का इक्का है। कोकिला देवी को दिल से अभी भी अखिल पर बहुत भरोसा है। और बात यह है कि ये फैसला जो है वो खुद अखिल ने लिया है। उसने ही कहा है कि वो केवल राहुल के साथ कम्पीट करना चाहता था। एक मेंटर के रूप में मैं उसे मना करके उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया है। और मैं अखिल से कहना चाहूंगी कि वो ही जीतेगा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। कोकिला की ये बात सुनकर ऑडियंस ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अखिल हारे या जीते। वैसे तो हर मेंटर के हाथ में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री कार्ड भी होता है, जिसका इस्तेमाल मेंटर्स किसी भी पार्टिसिपेंट को वापस शो में लाने के लिए कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक को ही वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अहम जोशी ने सिर हिलाया और कहा, मैं राहुल और अखिल को स्टेज पर आने के लिए इनवाइट करता हूँ। राहुल अभी भी पहले की तरह शांत भाव से तैयार था और उसके चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी और ना ही कोई गुस्सा। लेकिन अखिल अलग था। ये आदमी राहुल को दुश्मन और घमंड भरी नजरों से देखता था। अगर बीच में अहम नहीं होते तो वो शायद राहुल से कोई बदतमीजी कर बैठता। उसे अचानक इस तरह से देखते हुए राहुल थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो सोचने लगा कि क्या उसने उसे कहीं नाराज कर दिया है। तो दोनों पार्टिसिपेंट्स, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? अहम जोशी ने उन दोनों को देखा और बात करते हुए अपने हाथ में पकड़े माइक्रोफोन को राहुल को दे दिया। राहुल अहम से माइक्रोफोन लेने ही वाला था कि अचानक अखिल ने एक कदम आगे बढ़ाया और उससे माइक्रोफोन को छीन लिया। मुझे ये मौका देने के लिए मैं कोकिला मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं कोकिला मैडम की उम्मीदों पर खरा उतरूं और राहुल को हराऊं। राहुल, न्यू वॉइस में आपकी सिंगिंग की यात्रा आज खत्म हो जाएगी और मैं पक्का ही आज आपसे जीतूंगा। जैसे ही अखिल ने बोलना खत्म किया, नंबर 1 स्टूडियो हॉल में ऑडियंस को हंसी आ गई। ये आदमी अपने आप को क्या समझता है? आप उसे नहीं जानते, वो ऑरेंज लाइट मीडिया का एक फेमस कलाकार है। मैंने सुना है कि उसने बहुत सी फिल्म और टीवी नाटक में काम किया है। अरे, ये तो एक फिल्म और टीवी कलाकार है, तो क्या सीधे आकर राहुल को चैलेंज कर देगा क्या? मौजूद ऑडियंस में अभी भी बहुत से लोग हैं जो अखिल के बारे में नहीं जानते हैं। क्योंकि अखिल एक फिल्म और टीवी कलाकार था, इसीलिए वो बहुत से लोगों के लिए थोड़ा जाना पहचाना था और साथ ही साथ वो अच्छा गा भी सकता था, इसीलिए सब पर उसकी एक अच्छी छवि बनी थी। लेकिन अभी जब अखिल ने बड़ी बदतमीजी के साथ राहुल को कड़वे शब्द बोले तो ऑडियंस को वो बड़ा ही नेगेटिव और ओवर कॉन्फिडेंट नजर आया। इसलिए अब ऑडियंस उसके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रख रही थी, बल्कि वो अब उनके लिए एक विलन बन गया था। अखिल की बातें सुनकर राहुल भी दंग रह गया। वो सच में ये पता नहीं लगा सका कि आदमी उसके लिए इस तरह की नफरत क्यों रख रहा है। यही सब सोचते सोचते राहुल के दिमाग में अचानक से एक तस्वीर कौन गई और उसे ये याद आया कि वॉइस ऑफ भारत के फर्स्ट राउंड के दौरान ये लड़का अमृता की मैनेजर नेहल और राहुल के घोर विरोधी आदित्य के साथ नजर आया था। अब राहुल समझ गया कि ये उसकी विरोधी टीम का मेंबर है, मतलब ऑरेंज लाइट मीडिया का। अब राहुल को सब कुछ क्लियर हो गया था। अगर ये कहा जाए कि इस आदमी को ऑरेंज लाइट मीडिया ने न्यू वॉइस ऑफ भारत में शामिल होने के लिए तैयार किया था तो ये कुछ गलत नहीं होगा। ओके, मुझे याद आ गया है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इतने श्योर हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? बिल्कुल, अखिल कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया और कहा, इससे पहले जब भी तुम हर बार जीते हो वो इसलिए नहीं कि तुम अच्छा गाते हो, बल्कि इसलिए कि तुम मुझसे अभी तक नहीं मिले। अखिल, तुम सच में मजाक करना जानते हो। ये देखकर कि ऑडियंस फिर से उत्साहित होने वाली थी, अहम जोशी ने उन्हें सीधे टोका। राहुल, आप अखिल के चैलेंज के बारे में क्या कहते हैं? हालांकि उसे नहीं पता था कि अखिल को ऑडियंस कहां से आया, पर राहुल डरा नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि पार्टिसिपेंट अखिल न्यू वॉइस में मेरे सिंगिंग करियर को खत्म करना चाहता है, इसीलिए मैं भी देखना चाहता हूं कि वो कैसे करता है। चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, चूंकि तुम दोनों बहुत जोश में हो तो चलो शुरू करते हैं, अहम जोशी ने जोश से कहा। सबसे पहले आने वाले हैं कोकिला देवी की टीम से अखिल। राहुल मंच के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। लाइट्स, साउंड, म्यूजिक सब कुछ तैयार था और गाने का ट्रैक शुरू हो गया। जैसे ही अखिल ने गाना शुरू किया तो ऑडियंस में बातें चालू हो गईं। ओरिजिनल सॉन्ग? ये आदमी खुद का म्यूजिक भी बनाता है? अरे घमंडी आदमी है,
मैं देखना चाहता हूँ कि वो राहुल के सामने टिकने के काबिल है भी या नहीं। ऑडियंस में से कुछ लोग जरूर अखिल की परफॉर्मेंस से अट्रैक्ट हुए और उसे थोड़ी उम्मीद दिखाई, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी राहुल के साथ थे। क्या राहुल अखिल से जीत पाएगा? क्या अखिल अपने आत्मविश्वास को बरकरार रख पाएगा? क्या ऑडियंस को अखिल का गाना पसंद आएगा? क्या आज राहुल का सिंगिंग करियर खत्म हो जाएगा? इस कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ऑडियंस का राहुल की तरफ झुकना लाजमी था, क्योंकि वो उसे बेहद पसंद करते थे। लेकिन किसी नए को पसंद करना भी गलत नहीं था। इसीलिए कुछ लोग अखिल के गाने के बीच तालियां भी बजाने लगे। आखिरकार राहुल के पुराने कमाल के गानों के सामने अखिल के इस नए ओरिजिनल गाने का मुकाबला करना बेहद मुश्किल था। अखिल का गाना चालू है, उसकी आवाज राहुल से ज्यादा भारी है, इसीलिए वो गाना राहुल से नीचे सुर में गा रहा है। ये कहना होगा कि अखिल के अहंकार के अपने फायदे हैं। इस सरल गाने के साथ उसकी भारी आवाज ने ऑडियंस को जल्दी ही गाने में डुबो दिया। फिर धीरे धीरे राहुल के गाने की ही तरह उनके सामने एक तस्वीर उभरी। गर्मी से भरे कमरे में एक कपल बिस्तर पर लेटा हुआ है। जब कोई आदमी अपनी आंखें खोलता है तो वो सबसे पहले हमेशा अपने पार्टनर को देखता है। लेकिन एक सुबह जब उस आदमी ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसके बगल वाली पार्टनर पहले ही जा चुकी थी। सफेद चादर पर सिर्फ एक चिट्ठी थी, एक विदाई की चिट्ठी। वो आदमी घबराहट में कमरे से बाहर चला गया और एक सुनसान सड़क पर बेतहाशा दौड़ने लगा। लेकिन सड़क इतनी खाली और लंबी थी कि काफी देर तक दौड़ने के बाद भी वो उसे पकड़ नहीं पाया, मानो वो उससे बहुत दूर जा रही हो। कुछ ऑडियंस अवाक रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अखिल ऐसा गाना गा पाएगा, चाहे ये गाना उसका ओरिजिनल गाना हो या ना हो। लेकिन ऑडियंस को अपने गाने में डुबो लिया था उसने। वहीं बैक स्टेज पर पार्टिसिपेंट एरिया में बाकी टीमों के सभी दूसरे पार्टिसिपेंट्स बस एक दूसरे को देख रहे हैं और उन सभी ने एक दूसरे के चेहरे पर निराशा और डर के निशान देखे। अखिल की ऐसी परफॉर्मेंस ने उन्हें निराशा से भर दिया था, क्योंकि अखिल की ये परफॉर्मेंस उन पार्टिसिपेंट्स के लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है। अगर इस बार राहुल सच में एलिमिनेट होता है तो अखिल उसका एक परमानेंट कंपटीटर बन जाएगा, जो उसे बाहर की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी चुनौतियां देगा। मेंटर्स की सीट पर चारों मेंटर्स भी धीमी आवाज में आपस में बातें करने लगे। क्या कुमार सर, क्या सोचते हैं आप अखिल के बारे में? कोकिला देवी ने अपने बगल में बैठे कुमार को देखते हुए पूछा। मानना पड़ेगा कोकिला, तुम्हारा ये पार्टिसिपेंट अच्छे से तैयार होकर आया है। कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने इस गाने को तैयार करने में उसकी मदद नहीं की है और उसने खुद इसे तैयार किया है तो वो सच में एक अच्छा सिंगर और कंपोजर है। मैं तो कहता हूँ कि भले ये गाना उसने नहीं बनाया हो, पर उसका इस गाने को ऐसे इमोशंस में डूबकर गाना बहुत ही अच्छा है और सुरीला तो है ही। अरमान ने भी उसकी तारीफ की। निखिल ने अखिल को देखा, जो स्टेज के बीच में खड़े होकर प्यार से गा रहा था, और उसने कहा, अगर मेरा गैस सही है तो मुझे लगता है कि अखिल ने एक अच्छे कॉलेज से म्यूजिक की सिस्टमेटिकली पढ़ाई की है। उसके गाने से वो एक पढ़ा लिखा सिंगर लग रहा है। क्यों कोकिला जी, क्या मैं सही हूँ? सही बोले, उसने सच में सिस्टमेटिकली गानों की पढ़ाई की है। कोकिला देवी ने गर्व से सिर हिलाया। स्टेज पर अखिल का गाना खत्म हो गया और उसने अपने सभी इमोशंस को गाने में डालकर सबके सामने रख दिया। जैसे ही गाने की आखिरी लाइन खत्म हुई, पूरे स्टूडियो नंबर 1 में एक लंबे साइलेंस के बाद अचानक तालियां बज उठी। तालियां ही तालियां। जिन ऑडियंस ने शुरुआत में अखिल का मजाक उड़ाया था, वो भी तालियां बजाने के लिए खड़े होने लगे। आखिरकार अच्छे गानों को लोगों का अप्रिसिएशन मिलता ही है। ऑडियंस इमोशनल हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास बुद्धि नहीं हो, कि वो ये ना समझ पाए कि गाना अच्छा है या बुरा। ऑडियंस ने सिर्फ अखिल के लिए ही नहीं, बल्कि इस गाने के लिए, इस गाने के बोल के लिए भी तालियां बजाएं। गाने के आखिर में अखिल ने ऑडियंस और जजों के प्रति अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए थोड़ा सा झुककर उनको प्रणाम किया। थैंक यू अखिल। अहम जोशी की आवाज सुनाई दी। प्लीज अखिल, अब आप राहुल की जगह चले जाएं, और राहुल, अब आप यहाँ स्टेज के सेंटर में आ जाएं, क्योंकि अब राहुल अपना गाना गाएंगे और परफॉर्म करेंगे। अखिल अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ स्टेज के किनारे की ओर चल पड़ा। राहुल के पास से गुजरते समय उसने अचानक अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से इशारा करते हुए उसे अपनी गर्दन पर घुमाया, जैसे उसे मारने का इशारा कर रहा हो। वैसे वो बोलता नहीं था,
लेकिन वो राहुल को भड़काना चाह रहा था। शायद अखिल की नजर में ये हरकत बहुत ही छिपा कर की गई थी, लेकिन जब पूरा हॉल पूरी तरह से अंधेरे में था और केवल स्टेज पर ही लाइट थी, तो ये हरकत बहुत साफ नजर आई। भाड़ में जाइए अखिल, ये आदमी बहुत घमंडी है। ऑडियंस पर अखिल के गाने की वजह से एक अच्छा असर पड़ा था। सब ताली भी बजा रहे थे, लेकिन वो सभी उसकी इस हरकत से फिर से बिखर गए। जो हरकत अखिल ने सोची थी कि अच्छी तरह से छिपकर और चुपचाप की गई है, वो सबके सामने थी। हर चीज का एक तरीका होता है, उसका क्या? मेहनत का क्या? क्या इसने वो सब ताक पर रख दिए हैं? मेंटर्स की सीट पर भी न केवल कुमार, निखिल और अरमान ने इस हरकत को बुरा समझा, बल्कि कोकिला देवी भी इसे देखकर बेहद नाराज दिख रही थी। कोकिला देवी, तुम्हारा पार्टिसिपेंट तो निहायती बेवकूफ निकला। कुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इतनी अच्छी आवाज, इतना अच्छा गाना, लेकिन हरकतें एकदम चवन्नी छाप गुंडों जैसी। कोकिला मैडम, मेरा सुझाव है कि अगर अखिल इस राउंड में बाहर हो जाता है तो आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री का कार्ड उसके लिए यूज नहीं करना चाहिए। निखिल ने अब अपने शरारती मन को रोका नहीं और बोला, ऐसे घमंडी आदमी का आगे चलकर क्या होगा? क्या होगा अगर वो फेमस हो जाए? क्या वो खुद को सबसे बेहतर नहीं दिखाता है? ऐसे पार्टिसिपेंट को रखने का क्या फायदा? कल को हमारे सर पर ही नाचेगा। अरमान, तुम्हारी राय क्या है? कोकिला देवी ने अरमान की ओर देखा। सच बोलूं या झूठ? अरमान ने मजाक में कहा। बेशक सच ही कहो। कोकिला देवी ने अपनी आंखें घुमाई। सच तो ये है कि अगर ये हारे तो इस पर आप अपना कार्ड बेकार मत करना। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल मेरी टीम से जुड़ा है, मैं उसके लिए पार्शियल नहीं हूँ, लेकिन ये लगभग 30 साल का मैच्योर लड़का है, पर ये इस एज में भी इस तरह की हरकतें कर रहा है। इस हिसाब से तो ये कहा जा सकता है कि उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। मुझे याद है कि राहुल ने एक बार कहा था, देश को बदलना आसान है, लेकिन इंसान के बेसिक नेचर को बदलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि अगर अखिल ये चैंपियनशिप जीत जाए तो ये एक अगला भूपेंद्र होगा। भूपेंद्र? इस नाम को सुनकर कोकिला देवी और बाकी 2 मेंटर्स भी एकदम चुप हो गए और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। इस नाम को या इस व्यक्ति को भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो ना जानता हो। 20 साल पहले भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रिएटिव जीनियस के रूप में जाने वाले एक शानदार आदमी भूपेंद्र की शुरुआत हुई। कॉलेज में अपने 4 साल के दौरान भूपेंद्र ने कई क्लासिक गाने लिखे और गाए, और इस कारण से उसे भारत में टॉप 10 गायक गीतकारों में से एक कहा जाने लगा। म्यूजिक कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उसे यूरोप और अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा तैयार किया गया था। यूरोप और अमेरिका में 3 साल की पढ़ाई ने न केवल भूपेंद्र की प्रोफेशनल आर्ट को बेहतर बनाया, बल्कि उसके मन के अंदर के भाव या नेचर को भी एक अलग रास्ता दिखाया। जब वो भारत में था तब वो दिलदार, सीधा और मिलनसार था, लेकिन विदेश से भारत वापस लौटने के बाद भूपेंद्र दबंग और घमंडी बन गया। वो वापस आने के बाद छोटे सिंगर्स को बुरी नजर से देखने लगा। यहाँ तक कि एक बार तो उसने अपने ही फैंस को कचरा भी कह दिया और उसे ये लगने लगा कि वो दूसरों से बहुत बेहतर है। वो खुद को म्यूजिक इंडस्ट्री का राजा मानने लगा था। इस तरह वो आदमी जो हमेशा छोटे मोटे सिंगरों का सपोर्ट करता था और जिसे छोटे मोटे बैनर के लिए भी गाना गाने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, उसे भारत वापस लौटने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में सभी ने अलग कर दिया और उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री से निकाले जाने के बाद भूपेंद्र ने खुद के दोषों को कभी नहीं देखा, बल्कि इन सभी परेशानियों के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराया। जब भी कोई उसे एक शब्द कहता तो वो 10 लाइन में जवाब देता। इस तरह भूपेंद्र एक गली का चूहा बन गया था, जिस पर हर कोई चिल्लाता और उसे पीटता, लेकिन वो भी हर वक्त बस सबसे नफरत करता था। अखिल की तुलना भूपेंद्र से की जा सकती है। शायद वो उसके जैसे गाने लिखने और गाने की कला में मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अखिल का इस तरह का बर्ताव सच में बहुत हद तक भूपेंद्र जैसा ही है। स्टेज पर अखिल के उकसावे का सामना करते हुए राहुल ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। राहुल की नजरों में ये लड़का एक कूदने वाला मस्खरा है। वैसे उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो थोड़ा टैलेंट वाला कूदने वाला मस्खरा है। स्टेज पर खड़े होकर राहुल मुस्कुराया और उसने ऑडियंस की ओर सिर हिलाया। अचानक ऑडियंस ने तालियां बजाईं और चिल्लाई, वाह, हम राहुल का गाना फिर से सुनने जा रहे हैं। राहुल का गाना भले ही मैं 100 बार सुन लूं, फिर भी मैं इसे बार बार सुन सकता हूँ। पिछले गाने के कारण जो ऑडियंस स्टूडियो में राहुल की फैन नहीं थी, वो भी अब उसके फैन बन चुके थे। अब राहुल को फिर से दिखाई दे रहा है कि वो सभी उसके गाने के लिए एक्साइटेड हैं। राहुल के गाए पहले गीत का नशा अभी भी लोगों के जहन में है। अगर वो फिर से ओरिजिनल गाना गाता है
तो वो पक्का ऑडियंस के दिल को फिर से जीत लेगा। मुझे डर है कि इस बार राहुल फिर जीत पाएगा। उसके पास हर बार उसके खुद के ओरिजिनल नए गाने होते हैं। राहुल के अगले गाने का नाम दिलचस्प है, एग्जैजरेटेड। क्या ये किसी ऐसे इंसान पर ताने कसने के लिए है जो बेकार है? सभी टीमें, यहाँ तक कि अरमान की टीम के पार्टिसिपेंट भी इस बार राहुल के परफॉर्मेंस को लेकर पॉजिटिव नहीं थे। बेशक एक टीम में होने के बावजूद भी वो राहुल के लिए अपनी जलन और नफरत से इनकार नहीं कर सकते हैं। स्टेज पर खड़ा राहुल इन बातों और मजाक को नहीं सुन सका। दूसरे शब्दों में, राहुल ने इसे सुनने पर भी कोई परवाह नहीं की। वो अभी बस गाना चाहता है, वो बस अपने दिल से गाना चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं। जब तक ऐसे लोग हैं जो उसके गाने को पसंद करते हैं और उसे सुनने के लिए तैयार हैं, तो वो उनके लिए गाता रहेगा और गाता ही रहेगा। पियानो बजने लगा और नंबर 1 स्टूडियो हॉल, जहां अभी भी थोड़ा शोर था, एक पल में शांत हो गया। म्यूजिक का इंट्रोडक्शन बहुत लंबा था और नॉर्मल पियानो की आवाज नीरस और उदास भी हो गई थी। ये राहुल के पहले गाए गानों की चार्मिंग धुन से एकदम उल्टा है। अचानक ड्रम किट की आवाज कट जाती है जब पियानो की आवाज अपने चरम पर पहुंच रही होती है। धीमी पियानो की आवाज को जैज जैसी ड्रम किट की आवाज के साथ मिलाया जाता है, जिससे पूरा इंट्रोडक्शन अचानक 3 डायमेंशनल हो जाता है। राहुल स्टेज के बीच में खड़ा था। उसके सामने एक माइक्रोफोन स्टैंड था। जब ड्रम सेट और पियानो की आवाज एक साथ कम हो गई, तो राहुल ने हाथ बढ़ाया और माइक्रोफोन को पकड़ लिया और गाना गाना शुरू किया। दरअसल राहुल इस बार जो गाना गाने वाला है वो थोड़ा रैप स्टाइल का है, जिसमें मेनली सिंगर अपनी भावना साफ साफ ऑडियंस के सामने रख देता है। उसके बोल एकदम सच्चे होते हैं और दिल तक पहुंचने वाले होते हैं, ऐसे बोल जो हर किसी को हिला कर रख दें। रैप एक अफ्रीकी अमेरिकी शब्द है। रैप बोलचाल की कविता से इस मायने में अलग है कि ये आम तौर पर म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता है। रैप आम तौर पर एक ही बीट पर किया जाता है, जो आमतौर पर लाइव परफॉर्मेंस करते समय एक डीजे, टर्नटेबलिस्ट या एक बीट बॉक्सर देता है। लेकिन राहुल यहाँ रैप पूरे तामझाम के साथ परफॉर्म कर रहा है। नंबर 1 स्टूडियो हॉल में राहुल के रैप गाने ने सभी को चौंका दिया। गाने के बोल बहुत दिलचस्प हैं। फैंस ने बोल सुनते ही हैरानी में मुंह बनाया। हैरान ऑडियंस की राहुल ने परवाह नहीं की। उसने तो बस दोनों हाथों से माइक्रोफोन पकड़ा और जोर से गाया। असल में जब स्टेज पर लाइट्स थी और वो गा रहा था, तो माहौल बनाने के लिए स्टेज पर कुछ चमकीली लाइट्स इधर से उधर हो रही थी। क्या राहुल अपने गाने से ऑडियंस का दिल जीत पाएगा? क्या राहुल का गाना अखिल के गाने का मुकाबला कर पाएगा? कौन होगा इन दोनों में से विजेता? इस कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब राहुल ने अपने गाने की पहली 2 लाइन गाई, तभी वो चमकीली रोशनी एक पल के लिए राहुल के शरीर पर रुक गई। इस रोशनी ने सभी ऑडियंस का ध्यान राहुल की ओर खींच लिया। प्रेपरेशन एरिया में बैठे सभी पार्टिसिपेंट्स चुप हो गए। मेंटर की सीट पर बैठे 4 मेंटर भी चुप हो गए, और वो सभी जो अभी इस टेलीकास्ट के लिए काम में लगे हुए थे या कर रहे थे, वो सब भी चुप हो गए थे। राहुल की आवाज धीरे धीरे उठी और अचानक से वो गहरी आवाज तेज हो गई। इस तरह का रैप गाना जो खामोशी में फूट पड़ा, उसमें एक अलग सा आकर्षण था, जिसने स्टूडियो नंबर 1 में मौजूद हर किसी को उस एहसास को गहराई से महसूस कराया जो राहुल का गाना बताना चाहता था। इसी समय राहुल ने अचानक माइक्रोफोन को माइक्रोफोन स्टैंड से हटा दिया और उसने सामने बैठे जूरी की ओर अपनी निगाहें घुमाई और मुस्कुराया। राहुल ने एक्सपर्ट्स की ओर इशारा किया। वो उन एक्सपर्ट से सवाल कर रहा है, उन्होंने उसे वोट क्यों नहीं दिया? क्या उन लोगों ने सच में अपनी मर्जी से उसे वोट नहीं दिया था? और क्या ये सच में सही था? गाने की आखिरी लाइन में राहुल की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई और बिना किसी निशान के एकदम से गायब हो गई। ये सिर्फ इतना है कि राहुल के चेहरे पर आए हुए गुस्से से भरे एविल एक्सप्रेशन और उसकी आंखों में मौजूद भरोसे ने सभी ऑडियंस, पार्टिसिपेंट्स, जजेस और एक्सपर्ट्स को झकझोर दिया। इस मजाक और खतरनाक एक्सप्रेशंस के कारण लोग सोचने लगे हैं कि वो म्यूजिक के लिए पागल है, जो म्यूजिक के नशे में है और अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। इसी तरह प्रेपरेशन एरिया में पार्टिसिपेंट्स के चेहरे भी बदल गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि राहुल जो इतना सादा और सरल गाता है,
वो इतने पागलपन से भी गा सकता है। स्टेज के किनारे पर खड़े होकर अखिल के चेहरे का रंग काफी बदल गया। वो न केवल बार बार पीछे हट रहा था, बल्कि उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे और पसीना बहने लगा था। शायद करीब होने के कारण अखिल राहुल के शरीर में पागलपन और बुरे इरादे को गहराई से महसूस कर सकता था। वो पागलपन जो उसके अंदर एक डर पैदा कर रहा था। वो 25 एक्सपर्ट्स जिन्होंने राहुल को वोट नहीं दिया था, उनके चेहरे शर्म से झुके हुए हैं। राहुल ने गाना जारी रखा, एहसासों को बाहर निकालना जारी रखा। उन्हें दूसरों को पसंद करने के लिए वो नहीं गा रहा था। वो कभी भी दूसरों को पसंद करने के लिए गाता भी नहीं था। वो अपने गाने से बस यही बता रहा है कि वो सिर्फ गा रहा है, बस गाने की कोशिश कर रहा है। आप सुने या ना सुने, मैं गाऊंगा, गाता रहूंगा। ऑडियंस की आंखें नम थी। उन्हें राहुल का गाना सुनकर लग रहा था कि कोई सिंगर जो जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। भले ही पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री बढ़ चढ़ रही थी, फिर भी वो संघर्ष कर रहा था। ऑडियंस इस गाने के बोल और म्यूजिक की वजह से नहीं, बल्कि राहुल की लगन और जब उसने इस गाने को गाया तो कभी हार ना मानने वाले एटीट्यूड की वजह से अट्रैक्ट हुए। आह! राहुल ने बेतहाशा आवाज लगाई और जोर से नीचे झुका। ऐसा लग रहा था कि केवल इसी तरह से वो इस गाने को गाने के लिए अपनी पूरी ताकत का यूज कर सकता है। राहुल, राहुल, राहुल। ऑडियंस की आवाज को अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता था और जब राहुल की ऊंची आवाज उठी तो वो तुरंत फूट फूट कर रोने लगे। सभी ऑडियंस पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए खड़ी हो गई और सभी जोर से राहुल का नाम चिल्ला रहे थे। सबके शोर से इकट्ठी आवाज समुद्र की विशाल लहरों के जैसी लग रही थी। ये माहौल तब से भी ज्यादा भयानक है जब राहुल ने इससे पहले वाला गाना गाया था। राहुल, तुम सच में एक पागल हो, एक पागल जो म्यूजिक का दीवाना है। अरमान मेंटर की सीट से सीधे खड़ा हो गया। उसने राहुल को देखा, जिसने स्टेज पर सभी का ध्यान खींच लिया था। वो उसे ऐसे देख रहे थे कि जैसे किसी महान आदमी को देख रहे हो। वर्ल्ड का सुपरस्टार, उसके पास वर्ल्ड का सुपरस्टार बनने की ताकत है। अरमान, तुमने सच में हीरा पाया है, कोकिला ने जलन से कहा। अगर वो मेरी टीम में होता तो इस सीजन का न्यू वॉइस ऑफ भारत का चैंपियन मेरी टीम से होता। मुझे भी सच में अब इस बात का पछतावा है, कुमार ने सीधे तौर पर कहा। अगर मैंने भी अरमान की तरह न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के साथ जुड़ना चुना होता तो शायद राहुल ने मेरी टीम को चुना होता। इस तरह का टैलेंट भविष्य में अपना नाम पक्का इतिहास में लिख जाएगा। निखिल ने राहुल के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं जरूर बाद में उससे अपने लिए एक एल्बम सॉन्ग लिखवाऊंगा। 4 मेंटर्स ने क्या सोचा ऑडियंस को पता नहीं था। वो बस रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, क्योंकि उन्हें राहुल के लिए, राहुल की लगन के लिए और राहुल के पागलपन के लिए गर्व महसूस हो रहा था। सारे पार्टिसिपेंट्स के चेहरों पर भी मुस्कान छा गई। ऐसे म्यूजिक टैलेंट की काबिलियत पर क्या ही सवाल उठाया जा सकता है। ऐसे महान आदमी से जलकर क्या ही होगा। वो तो भगवान का भेजा हुआ बंदा लगता है। राहुल ने बहुत अच्छा गाया। वो मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। अपने पिछले जन्म में म्यूजिक में अपने उबड़ खाबड़ सफर को याद करते हुए उसने जो भी कदम उठाया वो बहुत कठिन था। वो असंतुष्ट था। उसने शिकायत की और फिर हार मानने की नहीं सोची। राहुल ने सेंटर स्टेज को छोड़ दिया और रोशनी ने परछाई की तरह उसका पीछा किया जब तक कि वो स्टेज के किनारे तक नहीं चला गया। अचानक उसकी आवाज शांत हो गई, जैसे एक नादान बच्चा अपने माता पिता से इस उम्मीद में कुछ पूछ रहा है कि उसके माता पिता उसके मेहनत को देखेंगे और उसे वो जवाब मिलेगा जो वो चाहता है। रोते रोते ऑडियंस धीमी आवाज में सिसक रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका दिल धड़कना छोड़ चुका था और उन्हें राहुल के लिए बुरा महसूस हो रहा था। इससे पहले जिस राहुल को उन्होंने देखा था स्टेज या स्क्रीन पर, वो एक गोरा, सुंदर, सीधा और हंसमुख आदमी था। लेकिन आज उन्हें इसे देखकर ये पता चला है कि स्टेज के बाहर और पर्दे के पीछे वो भी एक सामान्य आदमी है। राहुल की सक्सेस का कारण सिर्फ उसके टैलेंट की बदौलत नहीं है, बल्कि उसकी लगन की वजह से भी है। राहुल के गाने की आवाज धीमी हो गई। एक समय में लगभग एक लाइन पूरा नंबर 1 स्टूडियो हॉल आंसू से भरा हुआ था और राहुल का गाना सबको हैरान कर रहा था। बैक स्टेज के पर्सनल लाउंज में मिली ने सोना को गले लगाया, जो पहले से ही रो रही थी। यहाँ तक कि मिली की बाहों में सोना भी बहुत रोई। मिली को अचानक एहसास हुआ कि भले ही वो और राहुल काफी करीब आ गए थे, फिर भी वो राहुल को अभी तक समझ नहीं पाई। उसकी नजर में राहुल हमेशा से खुशमिजाज, मजेदार, टैलेंटेड और भरोसेमंद आदमी रहा है, लेकिन उसने उसे उदास, दुखी और चिड़चिड़ा कहाँ देखा है।
गाना सुनकर मिली ने महसूस किया कि इस समय राहुल अपने असली रूप में सबके सामने आ रहा है। मेंटर सीट पर कोकिला बहुत दुखी होकर रोई। बाकी 3 मेंटर्स की आंखें भी लाल थीं और उनके चेहरे की मांसपेशियां फड़क रही थीं। न्यू वॉइस ऑफ भारत के चीफ डायरेक्टर अनिल कुमार भी स्टेज के किनारे पर दिखाई दिए। स्टेज के किनारे खड़े एक सिंगर को रोते और हंसते और स्पॉटलाइट के नीचे गाते हुए देखकर अनिल कुमार की आंखों में भी आंसू आ गए। वो खुश हैं। शायद वो म्यूजिक को नहीं समझते हैं, लेकिन वो भावनाओं को समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि ये एक मौका है, एक मौका जो शो को बड़ा हिट बना सकता है और साथ ही वो एक और कदम आगे बढ़ सकता है। इस वक्त स्टेज के किनारे पर एक आदमी दिखाई दिया, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चौकोर चेहरा, चौड़ी नाक, कद मध्यम और वो पतला है। वो एक कैजुअल सूट पहने हुए था। हाँ? अनिल कुमार ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और तुरंत सीधे खड़े हो गए। किशोर सोलंकी, तुम कब आए? किशोर सोलंकी, उस अधेड़ उम्र के आदमी का नाम किशोर सोलंकी है और वो इस चैनल जिसका नाम नेक्स्ट टीवी है उसका डायरेक्टर है। हाँ, किशोर सोलंकी ने सिर हिलाया और कहा, मैं नंबर 1 स्टूडियो हॉल से गुजर रहा था और मैंने अंदर आवाज सुनी, इसीलिए मैं देखने आया। मुझे याद है, इस सिंगर का नाम राहुल है ना? हाँ। अनिल कुमार ने बार बार सिर हिलाया। वो बहुत अच्छा गाता है। स्टेज पर हर बार उसके गाए गाने न केवल ओरिजिनल हैं, बल्कि वो बहुत क्लासिक भी हैं। टीवी लॉजी पर उसके अपलोड किए गए 4 गाने एक साथ 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज वाले हो गए हैं। बहुत अच्छा। किशोर सोलंकी ने सिर हिलाया। ये गाना सच में बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि कार्यक्रम के इस एपिसोड के लिए राहुल का गाना ही हमारा मेन प्रमोशन होगा। इसके अलावा आप किसी से भी म्यूजिक के प्रमोशन के बारे में बात ना करें। किशोर, क्या तुम कह रहे हो कि केवल यही गाना प्रमोशन के लिए यूज किया जा सकता है? अनिल कुमार एक पल के लिए अवाक रह गए। ये सही है, किशोर सोलंकी ने कहा। राहुल के गाने को सुन एक्सपर्ट्स भी रुक नहीं सके। उनमें से 26 एक्सपर्ट्स खड़े हो गए। ऑडियंस की नकल करते हुए वो राहुल के लिए चिल्लाए। गाने के लास्ट में राहुल की आवाज थोड़ी इमोशनल हो गई। वो अपनी आवाज को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्या गाने का स्केल, क्या इमोशन, क्या बड़े बड़े शो, सब भाड़ में जाएं। वो अभी गाना चाहता है। वो बस खुद के लिए गाना चाहता है। वो कहना चाहता है, नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। मैं एक सिंगर हूँ जो बस गाना चाहता हूँ। मैं एक सिंगर हूँ और जो हमेशा रहेगा। राहुल सच में गानों का जीनियस है। कोकिला ने गीले टिश्यू से अपने आंसू पोंछे और सुबकते हुए कहा, ये गाना सभी सिंगर्स के दिलों के भाव को एक्सप्रेस करता है। अपने आप से पूछो, अगर मैं ये होता तो मैं ऐसा गाना कभी नहीं लिख पाता। कुमार ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये खेल पक्का राहुल ही जीतेगा। तुम लोग, क्या तुम्हें ये एहसास नहीं है कि इन एक्सपर्ट्स में अभी भी सिर्फ 26 लोग ही खड़े हैं? इस समय अरमान ने कहा, और मैंने पहले ही कंपेयर कर लिया है। खड़े होने वाले ये सारे एक्सपर्ट्स पिछले राउंड में राहुल को वोट देने वाले ही हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ न कुछ चल रहा है। निखिल ने ठंडेपन से कहा, इन लोगों के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। राहुल 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 के नाम का विस्फोट हो गया। स्टूडियो में मौजूद सभी ऑडियंस के होश उड़ गए। पूरा नंबर 1 स्टूडियो हॉल उबल रहा था। ऑडियंस पागलों की तरह ताली बजा रही थी। जितने गाने पहले गाए जा चुके हैं और जितने पार्टिसिपेंट्स पहले गा चुके हैं, उन सबको ऑडियंस भूल गई है। अब उनको सामने केवल राहुल दिखाई दे रहा है और उनके दिमाग में केवल एक ही गाना चल रहा था और वो था एग्जैजरेटेड गाना। स्टेज के किनारे खड़े होकर ऑडियंस को खड़े होकर हाथ लहराते हुए और उनके शोर को सुनते हुए राहुल को अचानक लगा कि वो अच्छा गाना गा सकता है। अरे शांत हो जाइए और आइए राहुल को थैंक यू कहें। 10 मिनट के इंतजार के बाद स्टूडियो नंबर 1 आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। अहम जोशी ने मौके का फायदा उठाया और स्टेज पर वापस चला गया। फिर उसने मजाक में कहा, इस एग्जैजरेटेड गाने के लिए राहुल को बधाई। सच कहूँ तो मैं आज थोड़ा डरा हुआ था। मैं खुद को संभाल नहीं सकता। ऑडियंस बहुत जोश में है। मुझे डर है कि ये लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सभी ऑडियंस सुनकर हंसी। चलो अब अखिल को स्टेज के बीच में बुलाते हैं। अखिल के पास वापस आते ही उसने बोलना शुरू किया, मेंटर्स, क्या आपको इन 2 लोगों के गाने के बारे में कुछ कहना है? मुझे पहले बोलने दो। अखिल की मेंटर होने के नाते कोकिला ने सबसे पहले बात शुरू की। अखिल, तुमने अच्छा गाना गाया। क्या इस गाने को तुमने खुद लिखा था? अखिल एक पल के लिए झिझका, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, अब हाँ, ये झूठ है। दरअसल इस गाने को स्पेशली ऑरेंज लाइट मीडिया वालों ने कंपोज करवाया था। यहाँ तक कि ऑथरशिप राइट भी ऑरेंज लाइट के थे। और तो तुम बहुत अच्छे हो। कोकिला देवी ने सिर हिलाया।
ठीक है राहुल, आज के उसके परफॉर्मेंस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। दैट्स इट। कोकिला देवी मैडम, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अहम जोशी ने अपना ध्यान अरमान की ओर किया। मिस्टर अरमान, अखिल के गाने बहुत अच्छे लिखे गए हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म किए गए हैं। कुछ देर पहले जो अरमान के चेहरे पर मुस्कान थी वो अब गायब हो गई है। पर ये अफसोस की बात है कि आज तुम्हारी टक्कर राहुल से है। एलिमिनेशन के इस राउंड में राहुल का परफॉर्मेंस एकदम दमदार था। ठीक है, थैंक यू अरमान सर। अहम जोशी ने सिर हिलाया और फिर अपनी नजर एक्सपर्ट्स की ओर की। इस बार उसने उनकी राय पूछने की जरूरत नहीं समझी और सीधे कहा, प्लीज आप लोग वोट दें और फेयर वोट दें। अहम ने जानबूझकर फेयर शब्द पर जोर दिया। ये एक्सपर्ट्स बेवकूफ नहीं है, इसीलिए उन्होंने भी वही सुना जो अहम जोशी ने कहा। वोटिंग फिर से शुरू हो गई और अहम जोशी की काउंटिंग की आवाज भी गूंज उठी। राहुल कैसे संभालेगा इतना सारा प्यार? क्या राहुल को प्रमोशन करने के लिए यूज किया जाएगा? फिर से वोटिंग का नतीजा क्या निकलेगा? इस कहानी में क्या होगा